जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अमूल के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि किसानों ने अपना एक ट्रक टमाटर फेंक दिया, एक ट्रक प्याज फेंक दिया, एक ट्रक टमाटर कचड़े में डाल दिया। ये आखिर बहुत बार आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सुनी होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये सारी जगहें ये चीज़ होती रहती हैं। कारण क्या है कि जब भी किसान अपनी फसलें एपीएमसी मंडी में बेचने जाता है, वहां पर उसकी फसलों को उसको जो है सही कीमत न मिलने की वजह से अपनी फसलों को फेंक देता है। कई बार ये होता है कि जिस टमाटर को आप आज 20 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये किलो खरीदते हैं, किसानों को उसी मंडी में उसी टमाटर की कीमत 1 रुपये से की भी कम, 98 रुपये यानी कि 50 पैसे। और एक बार तो हालत ये हुआ कि 25 पैसे प्रति किलो का ऑफर किसानों को दिया गया। इससे मजबूर होकर किसानों ने बेचना नहीं बल्कि फेंकना प्रेफर किया। सेम कंडीशन मिल्क प्रोडक्शन में यानी कि दूध उत्पादन में 1950, 1945 के दशक में देखने को मिल रही थी। उस समय सेम चीज दूध उत्पादन मतलब डेयरी फार्मर्स के साथ हो रही थी। जो लोग दूध उत्पादित करते हैं उनके साथ सेम कंडीशन वही हो रही थी। उस समय एक पॉल्सन का बटर आता था जो कि बहुत फेमस था अंग्रेजों के बीच में। ये इसकी शुरुआत लगभग 19 के दशक में हुई थी पॉल्सन बटर की। 1919 में जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, पॉल्सन का बटर लोगों में बहुत फेमस हुआ करता था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो यही बटर प्रेफर किया करते थे। 1945 में दोबारा पॉल्सन बटर को यही मार्केट मिला और उसने तब भी अपने बटर को बेचना चाहा। लेकिन उन चीज़ों का क्या, मतलब उन डेयरी फार्मर्स का क्या जिनका दूध आज भी मार्केट प्लेस नहीं पा रहा था, आज भी सही दाम नहीं पा रहा था। आज भी मार्केट में जो दूध के प्रोडक्ट थे यानी कि दूध जो था हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। उस समय एक मूवमेंट बना, एक आंदोलन हुआ, बाय द डेयरी फार्मर, टू द डेयरी फार्मर, फॉर द डेयरी फार्मर, बाय द डेयरी फार्मर। ये मूवमेंट उस समय चलाया गया। और उसी समय हमारे देश के एक नेता, एक प्रकार से मान लीजिए एक हीरो भारत में सामने आया जिनका नाम था त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल जी गांधी जी से इंस्पायर थे। गांधी जी के साथ कई मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। गांधी जी के बारे में अगर आपको और जानना है तो मैंने ऑलरेडी गांधी जी के बारे में वीडियो बनाया है, मन करेगा तो आपको देख लीजिएगा। गांधी जी से उन्होंने वो इंस्पायर थे। उन्होंने सारे किसानों को लेकर जाकर पटेल जी से मिले, सरदार पटेल जी से। वहाँ ने पटेल ने इन सभी की बात समझी और उसके बाद में एक फाइनल रास्ता सुझाया, यूनाइट क्यारा डिस्ट्रिक्ट। मतलब क्यारा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग आप सभी हो डेयरी फार्मर्स, वो यूनाइट हो जाओ और यूनाइट होकर एक कोऑपरेटिव का निर्माण करो। कोऑपरेटिव, कुछ दिन आप लोग अपना दूध किसी को मत बेचो। अगर आप कुछ दिन अपना दूध किसी को नहीं बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों तक आपको नुकसान होगा, आगे जाकर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इस समय जो दूध का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, मतलब दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते थे वो बॉम्बे में बना करते थे। कोऑपरेटिव बनी। कोऑपरेटिव बनने के बाद ये लोग अपना दूध इकट्ठा करना शुरू कर दिए। कुछ दिनों तक इन लोगों ने दूध नहीं बेचा। उसका परिणाम ये हुआ, 10-15 दिन तक नहीं बेचा। उसका परिणाम ये हुआ कि बॉम्बे जो दूध डेयरी फार्मिंग थी, बड़ा जो डेयरी एक प्रकार से मान लीजिए डेयरी की फैक्ट्री थी, उसको दूध की बहुत ज़्यादा डिमांड हुई। फिर उसने आकर इस चीज़ को समझौता किया। मतलब पहले जब ये लोग अपना कोऑपरेटिव बनाए और अंग्रेजों से जाकर कहे कि आप हमसे दूध परचेज कीजिए, तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अंग्रेजों ने मना कर दिया कि हम आपसे दूध नहीं परचेज करेंगे, हम डायरेक्ट किसानों से दूध परचेज करेंगे। क्योंकि वहाँ पर इनकी नेगोशिएशन पावर हो जाती थी। जब दूध यहाँ पर इकट्ठा होकर जाने लगा तब नेगोशिएशन पावर खत्म हो गई। जितने में हम आपको देंगे आपको उतने में लेना होगा। जब पहली बार तो रिजेक्ट किया गया, बाद में बॉम्बे में जब दूध की किल्लत देखी गई तो उन लोगों ने आकर सामने से ऑफर दिया कि हम आपको इस विचार को एक्सेप्ट करते हैं। और यहीं से इस कोऑपरेटिव की स्थापना मान ली गई। ये जो रजिस्टर्ड हुआ ये कोऑपरेटिव, ये दिसंबर 1946 में यानी कि 6 महीने बाद ये रजिस्टर्ड हुआ। उस समय डॉक्टर कुरियन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत से स्कॉलरशिप लेकर और डेयरी फार्मिंग में, मतलब इसी में जो है विदेशों में पढ़ाई की थी। डेयरी फार्मिंग में इससे जब ये इंटरव्यू देने गए स्कॉलरशिप लेने के लिए, तो आप इनसे पूछा गया कि पास्चराइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ दूध से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो उसी बेस पर इनको सेलेक्ट किया गया था और इन्हें विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा गया था। वहाँ से जब पढ़ के आए तो चूँकि गवर्नमेंट का एक बॉन्ड था कि आपको इतने दिन काम करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से पढ़ाई की है, तो वो बॉन्ड को पूरा करने के लिए ये जॉब करने लगे। वहीं पर इनकी मुलाकात जो है त्रिभुवन दास पटेल जी से हुई।
इनकी हालत यानी कि डॉक्टर कुरियन की हालत कुछ इस प्रकार से थी जैसे पंचायत मूवी में अभिषेक की हुआ करती थी। वो भी अपने काम से संतुष्ट नहीं था। तो ये त्रिभुवन दास से मिले, वहां पर उनके पैशन को देखकर कि वो अपने कोऑपरेटिव को किस प्रकार से बड़ा करने में लगे हुए हैं, किस प्रकार से और लोगों को जोड़ने के लिए, अपने कोऑपरेटिव्स को और इनोवेटिव करने के लिए उसको और अपडेट करते जा रहे हैं, ये चीजें इनको अच्छी लगी कहीं पर ना कहीं, और इससे वो प्रभावित हुए। होते करते इनका 1 साल का बॉन्ड खत्म हो गया और इनको जब जाने की बारी आई तो डॉक्टर त्रिभुवन दास पटेल ने इनसे कहा कि तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। तो उनकी बात मानकर ये वहीं रुक गए। हालांकि बाद में इन्होंने कहा गया कि मैंने किसी की बात मानकर मैं ही रुका, मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन हो रहा था इस काम को करके कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था और उस इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए मैं वहां पर रुका था, ना कि किसी के कहने पर। लेकिन कुछ भी हुआ हो, डॉक्टर कुरियन वहां पर उस समय प्रेजेंटली रुक गए और उस कोऑपरेटिव को और बड़ा करने लगे। धीरे धीरे कर इंडिया जो है 1955 के दशक में आते आते इंडिया सरप्लस कंट्री बन गया। मतलब दूध अब जो है इंडिया में ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा एज कंपेयर टू जब हम प्रोडक्ट मंगाते थे बाहर से, अब हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। ये चीजें देखते बॉम्बे डेयरी का वो था क्या फैक्ट्री थी, इतना दूध कंज्यूम नहीं कर पा रहा था। अब इस कोऑपरेटिव को जरूरत क्या थी कि मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट बनाया जाए। उसके लिए जरूरी क्या था कि दूध को ड्राई किया जाए, और ये टेक्नोलॉजी उस समय मतलब इन कोऑपरेटिव्स की बात नहीं थी। इसमें मदद की डॉक्टर वर्गीस कुरियन के मित्र डॉक्टर हरिचंद ने उसने ये टेक्नोलॉजी लोगों को उपलब्ध कराई, और वहां से पहली बार जो दूध का ड्रायर यानी कि दूध को ड्राई पाउडर में बदलने की जो टेक्नोलॉजी है, पहली फैक्ट्री इंडिया में, मतलब विश्व में, एक प्रकार से इंडिया में नहीं इनफैक्टली विश्व में स्थापित की गई, जिससे दूध से मिल्क पाउडर बनाया जा सकता था। दुनिया का जो पहला मिल्क ड्रायर था उसका उद्घाटन जो था वो 31 अक्टूबर सन 1955 ईस्वी में किया गया। 31 अक्टूबर जिस दिन सरदार पटेल जी का जन्मदिवस था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सभी उस उद्घाटन में उस समय उपस्थित थे। धीरे धीरे कर ये जो लोग थे, मतलब ये जो कोऑपरेटिव था, ये और ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट बनाने लगा, मतलब और कई प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट बनाने लगा। अब उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए एक नाम चाहिए था, जिसमें एक व्यक्ति थे, शायद कोई इंजीनियर था, जिसने अमूल नाम सुनाया। अमूल संस्कृत भाषा के अमूल्य शब्द से मिलकर बना है। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका नाम अमूल्य सुझाया गया। अगर आप अमूल का फुल फॉर्म देते हैं तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है, AMUL, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल का फुल फॉर्म होता है। दोनों भी तरीके से ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। आज अमूल के प्रोडक्ट अमूल ने जब अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तो अपना जो बटर बनाया, मतलब जो मक्खन बनाया, तो लोगों को ये पसंद नहीं आया पहली बार। कारण क्या था कि अमूल जो बटर बनाता था ताज़ा दूध से बनाता था, भैंस के दूध से बनाता था, जो कि वाइट हुआ करता था। जबकि जो पाल्सन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाल्सन बटर जो है बहुत फेमस हुआ करता था उस समय, वो जो बटर बनाता था वो बासी दूध से बनाता था, अपने दूध में नमक डालता था, गाय के दूध से बनाता था, जिस वजह से उसका जो बटर था पीला हुआ करता था। और कुछ दिनों के बाद, मतलब दूध को बासी दूध से बनाता था, जिसकी वजह से उसमें लैक्टिक एसिड आ जाता था, खट्टा हो जाता था। तो लोगों को उस बटर की आदत थी, तो इस बटर को उन लोगों ने नेग्लेक्ट किया, क्योंकि कहा ये तो बटर नहीं कोई और चीज़ है। फिर अमूल के ऊपर मॉरल एब्लिगेशन आया कि मतलब अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें अपने अंदर स्ट्रक्चरल परिवर्तन करना चाहिए। हालांकि डॉक्टर कुरियन इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने बदलाव को माना कि हाँ, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। फिर उन्होंने अपने बटर में नमक, अपने बटर में पीलापन, मतलब सब कुछ लाने का प्रयास किया, और फाइनली अमूल धीरे धीरे कर पॉल्सन बटर को पिछाड़ता चला गया, और आज अमूल भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है। होते करते धीरे धीरे करके इंडिया में रूल आया कि जो डेयरी फार्मिंग है, यानी कि डेयरी फार्मर्स हैं, ये सिर्फ कोऑपरेटिव्स के लिए रिजर्व रहेंगे। तो जो बॉम्बे वाला प्लान था वो सब खत्म हुआ, ये कोऑपरेटिव ही बड़ा बनता चला गया। और धीरे धीरे कर 1998 आते आते भारत ने यूएसए को पिछाड़कर सबसे ज्यादा, यानी कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है इंडिया बन गया। इंडिया यानी कि अमूल की जो भी ये कहानी रही है, ये मंथन एक मूवी है जो अमूल की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कास्ट आप उसे देख सकते हैं, उसमें दिखाई गई है, जिसमें बड़े बड़े किरदार यानी कि नसीरुद्दीन शाह और अमरीश पुरी जैसे किरदारों ने उस फिल्म को किया है। माना जाता है कि 10 लाख रुपए जो उसकी प्रोडक्शन में आ रहे थे, वो 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए डोनेट करके 10 लाख प्रोडक्शन में उसके लगाया था और उस फिल्म को बनवाया था। आज की इस वीडियो को बनाने का एकमात्र यही उद्देश्य मेरा रहा है कि जिस प्रकार से
उस समय ये चीज दूध फार्मिंग यानी कि डेयरी फार्मर्स को करनी पड़ी थी, तब भारत आज सरप्लस कंट्री बना। आज ये समय जरूरी है हमारे भारतीय किसानों के लिए जो फूड ग्रेन्स की फार्मिंग करते हैं, क्योंकि भारत अर्थव्यवस्था की नींव है किसान, भारत के अन्नदाता है किसान, भारत के विधाता है किसान, इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आज ये किसानों के लिए जरूरत है कि ऐसा ही कोई रेवोल्यूशन लाया जाए और आप में से कोई त्रिभुवन दास पटेल बनकर और किसानों के लिए कुछ ऐसा ही इनोवेटिव कर जाए ताकि किसान भारत के सर्वाइव कर जाएं। आज किसानों की दुर्दशा वो है कि किसान खेती नहीं करना चाह रहा है। किसानों के पक्के घर कितने बने हुए हैं आप लोग बताइएगा? जो लोग आज सिर्फ कि खेती पर डिपेंडेंट हैं, उनके कितने ऐसे किसान हैं जिनके पक्के घर बने हुए हैं? अगर वहां पर कोई बाहर फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा है तो पक्के घर तक नसीब नहीं हुए हैं। आजादी से लेकर आज तक 75 साल हो गए हैं, लेकिन किसानों की आय में मात्र 19% की वृद्धि देखी गई है, जबकि एमपी और एमएलए की सैलरी में 280% की वृद्धि हुई है। आप लोग अपने मन में बात सोचिएगा और भारतीय किसानों के लिए क्या किया जा सकता है, इसलिए मैंने ये स्टोरी कवर की कि ऐसे कुछ चेंज लाया जा सकता है भारतीय किसानों की स्थिति में। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।